जय हिंद साथियों, आप सभी का लक्ष्य द विजन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग इसके पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति से संबंधित, और अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक उसमें पूरा हो गया था। तो आज हम लोग उसके आगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ा जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे आप लोगों से कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रहा है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा क्लास लग रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो या हमसे कोई त्रुटि हो तो आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि हम उसको सुधार कर सकें अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पिछली बार हम लोग पढ़े थे, यानी राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति चैप्टर है, इस राष्ट्रपति चैप्टर में हम लोग पिछले 2 क्लासों में क्या पढ़े हैं। तो 2 क्लासों में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक में। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इस अनुच्छेद 52 से 61 तक में अब बार बार रिपीट करना सही नहीं रहेगा, एक टाइम बढ़ेगा। उसी में एक अनुच्छेद था, या कहिए तो राष्ट्रपति की योग्यताएं थी। राष्ट्रपति की योग्यताएं जो अनुच्छेद 58 के तहत था, अनुच्छेद 58 के तहत वर्णित था। तो उसमें आप लोगों को बताया था वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर हो। ये सब पूरी कर ले जाता है। इतना तो बता चुके थे हम, थोड़ा सा एक छूट गया था पॉइंट। वो पॉइंट क्या छूटा था? तो योग्यता में ही एक पॉइंट छूटी थी कि योग्यता पूरी कर ले जाते हैं तो एक उसमें कोटा निर्धारित किया गया है, एक प्रावधान ऐसा बनाया गया है कि उसको भी पार करना होता है। वो क्या है? तो उनके निर्वाचक मंडल से, यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल बना है उसमें से 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तावक होना चाहिए। और 85 सदस्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक होना चाहिए। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ये किससे होंगे? ये निर्वाचक मंडल से होंगे। ये 1997 के पहले, 1997 के पहले ये संख्या कितना हुआ करता था? तो 10-10 की संख्या हुआ करती थी। लेकिन 97 के बाद 98 से 50-50 हो गए। यही राष्ट्रपति की बात किया जाता है तो 50-50, और जब उपराष्ट्रपति की बात किया जाता है तो वहां 20-20 सदस्य का होता है। यानी उनके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 20 सदस्य प्रस्तावक तथा 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इससे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी प्रत्याशी को निर्वाचक मंडल से कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत पड़ती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। क्यों? तो आप लोग जानते हैं कि गांव का एक प्रधान का भी चुनाव होता है। तो लोग केवल इसलिए भी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पर्चा दाखिला करने चले जाते हैं, पर्चा दाखिला करते भी हैं कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है। तो उसमें तो इतने पर्चा दाखिला हो जाता कि निर्वाचन आयोग भी परेशान हो जाता। तो इसलिए व्यवस्था किया गया है कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए जिनके पास 50 सदस्यों का प्रस्तावक हो और 50 सदस्य अनुमोदक की सहायता मिलता हो, यानी कि उनके पक्ष में हो, तभी वो चुनाव लड़ेंगे, वरना चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये 1997 के पहले कितना था? तो 10-10 की संख्या थी। साथ ही साथ इसके साथ ही गारंटर जमा राशि भी जमा करना पड़ता है।
गारंटर जमा राशि कितना है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो गारंटर जमा राशि है इनका 15,000 रुपए, यानी 15,000 रुपए गारंटर जमा राशि जमा करना पड़ेगा, तभी ये कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएगा, वरना नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, एक गारंटर जमा राशि वापस भी होता है, लेकिन वापस कब होता है, तो जब वैध मतों का, यानी कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का, यानी जितना वोट पड़ता है, यानी वैध मतों का अगर 1/6 मत प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उनकी ये जमानत राशि बच जाती है। अगर कोई प्रत्याशी कुल वैध होता क्या है, जो वोट पड़ चुका है उसको वैध कहते हैं। तो जो प्रत्याशी अगर वैध मतों का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उनकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। आप लोग गांव में सुने होंगे, चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव में ऐसे ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़ लेते हैं कि कुछ लोग उनको कमेंट करते हैं, आया आपस में बात करते हैं, इनकर तो जमानतो जब्त हो जाए। ये मतलब ये होता है, इनकर तो जमानतो जब्त हो जाए, ये अपन जमानतो ना बचा पाई है। यानी कि वो कुल वैध मतों का, यानी वो व्यक्ति नहीं जान रहा है, जो कमेंट कर रहा है वो जान नहीं रहा है कि होता क्या है जमानत जब्त करना, या ये प्रावधान क्या है, कैसे बचेगा, लेकिन उतना वो उसको पता है कि इनकर तो जमानतो जब्त हो जाए। मतलब कि वो प्रत्याशी जो वोट पड़ेगा उसके कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। तो हर एक जो भी निर्वाचित पद है सबके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर वैध मतों का 1/6 मत कोई प्राप्त नहीं करता तो उनकी जमानत जब्त कर ली जाती है। तो जमानत जब्त में क्या होता है, यानी ये राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में। ये हम लोग थोड़ा भूले थे उस दिन, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 61 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे आज हम लोग अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में क्या है, तो जब बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जब बीच कार्यकाल में किन्हीं कारणोंवश, जब बीच कार्यकाल में किन्हीं कारणोंवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, चुनाव कराना अनिवार्य होता है। चुनाव कराना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया है, यानी किन्हीं कारणवश राष्ट्रपति का पद, जब किन्हीं कारणवश बीच कार्यकाल में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में तो जो उपराष्ट्रपति रहते हैं उनको भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। जब उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त रहता है, यानी एक साथ दोनों पद रिक्त रहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। एक बार 1969 में ऐसा हो चुका है।
लेकिन बना तो दिया जाता है कार्यवाहक, लेकिन साथ ही साथ अनुच्छेद 62 में क्या बोल दिया गया है? अनुच्छेद 62 में बोला गया है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। 6 माह के अंदर क्या कराना अनिवार्य है? राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। यही अनुच्छेद 62 में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इनसे संबंधित अनुच्छेद है 71। क्या है? तो अनुच्छेद 71। अब ये अनुच्छेद 71 में है क्या? तो अनुच्छेद 71 में है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निर्णय कहां किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। उसका निर्णय कहां किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 71 में क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 71 में यह है कि राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, यानी इन दोनों के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद, चुनाव संबंधी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निर्णय कहां होगा? उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसका निर्णय कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में कहा किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 71 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 71 में वर्णित है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय कहां किया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा साथियों। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। और वो अनुच्छेद क्या है? तो आप लोगों के जहन में अब तक आ गया होगा, वो अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 में है क्या? तो राष्ट्रपति को एक क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है? तो क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि देश का राजा इस समय, देश का राजा इस, अगर कहा जाए निर्वाचित पद नहीं रहता तो वहां कौन बैठता? तो राजा ही बैठता। इसलिए देश का राजा राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही है। तो इसलिए उन्हीं को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है। अब क्षमा दान कैसे मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, किसी व्यक्ति को समझिए, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा क्या, कोर्ट द्वारा क्या कर दिया गया है? समझिए, कोर्ट है जो भी है, ठीक है ना, कोर्ट द्वारा इस व्यक्ति को क्या कर दिया गया है? सजा दी गई है, यानी दंड दिया गया। क्या दिया गया है? दंड दिया गया। जब कोर्ट द्वारा इस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है तो यह व्यक्ति उस दंड से संतुष्ट, यानी कि इसी व्यक्ति को लगता है कि हम उतना अपराध नहीं किए हैं या उस तरह का हम कृत्य नहीं किए हैं जिस प्रकार हमें दंडित किया जा रहा है। अगर हम इससे ऊपरे कहीं न्यायालय में हम अपील दायर करें तो हो सके हम बच सके। तो क्या करेगा कि मान लेते हैं ये जिला न्यायालय है, यानी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो जाएगा तो कहां जाएगा बंदा? तो उसके बाद से वो कहां जाएगा? तो उसके बाद से जाएगा हाई कोर्ट। कहां जा सकता है?
तो हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी उस व्यक्ति को वही यथावत दंड देता है, जारी रखता है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से दंड मिला, यानी जिला न्यायालय से दंड मिला है, वही हाई कोर्ट भी यथावत जारी रखता है। क्या करता है? तो यथावत जारी रखता है, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति अब यहां से भी असंतुष्टता की भावना लेकर अब कहां जाएगा? तब यहां से भी असंतुष्टता की भावना लेकर अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी दया याचिका खारिज कर देती है, यानी कि उनके अनुसार नहीं, वही पूर्ववर्त के जो दंड दिया गया है वही यथावत वो भी जारी रखती है। यानी कि ये भी क्या करती है? यथावत जारी रखती है। तो लास्ट में एक ही व्यक्ति होते हैं, और वो होते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय। यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को क्षमा दान करने की शक्तियां प्राप्त है। इसलिए लास्ट में राष्ट्रपति महोदय के पास वो दया याचिका दायर करता है, और राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकते हैं? तो क्षमा दान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो क्षमा दान कर सकते हैं। लेकिन अब यहां भी इसका कई रूप में बताया गया है, कैसे क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रावधान है क्या? तो पूरी के पूरी एक तरह से कहा जाए तो क्षमा कर सकते हैं। क्षमा मतलब पूरी के पूरी उनकी सजा माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो क्षमा कर सकते हैं। क्षमा यानी कि पूरी की पूरी क्या हो गया? उनकी सजा, उस व्यक्ति की सजा, उस अपराधी की सजा माफ हो गई। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? परिहार कर सकते हैं। परिहार मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि उस व्यक्ति के सजा में, यानी कि रूप में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा नरमी बरतते हुए, चेंजिंग करते हुए, यानी नरमी एक तरह से कहा जाए दया दिखाते हुए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है प्रविलंब। क्या हो सकता है? प्रविलंब के तहत क्या कर सकते हैं? यानी कि कुछ दिनों के लिए उस सजा को रोक सकते हैं, यानी प्रविलंब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि क्षमा हो गया, परिहार हो गया, प्रविलंब हो गया। अब उसके बाद से चाहें तो वो चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि कटौती कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड से वो क्या कर सकते हैं? आजीवन कारावास कर सकते हैं। आजीवन कारावास की छोड़िए 20 साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं, 1 साल कर सकते हैं, 1 महीना कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं, या नगण्य कर देंगे, यानी कि उनकी पूरी की पूरी सजाएं माफ कर सकते हैं। एक किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अलावा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, उस पर कुछ परिवर्तन या माफ नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, उस पर न परिवर्तन कर सकते हैं, न माफ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची के विषय पे वो अपना शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उस राज्य सूची के विषय पे भी किसी को अगर दंडित किया गया है, अगर मृत्यु दंड से दंडित किया गया तो उस पर राज्यपाल का कोई वश नहीं चल सकता, यानी एकलौता राष्ट्रपति को वश चलेगा। और वो किसके? अनुच्छेद 72 के तहत। एक आप लोग बहुत चर्चित केस हुआ करता था, अभी फिलहाल कुछ समय पहले भी चर्चित हुआ था।
एक अमरोहा जिला है उत्तर प्रदेश में, अमरोहा, क्या है? अमरोहा जिला है। अमरोहा जिले की एक महिला थी, उसका नाम था शबनम। अब समझ गए होंगे आप लोग, शबनम। शबनम उस गांव के, जिस गांव के निवासी थे, उस गांव के काफी शिक्षित परिवार था। इनके पिताजी भी लेक्चरर थे। ये शबनम भी ज्योग्राफी और इंग्लिश जैसे विषयों से पर स्नातक की डिग्री धारण की थी, यानी एमए की थी। ये भी काफी शिक्षित थे। लेकिन उसी जगह के एक सलीम थे, शबनम सलीम के चक्कर में, मोह माया में फंस जाती है। ये परस्नातक हैं, दो विषय से, दो भी अच्छे विषय, यानी कि अच्छे विषय तो सब होते हैं, जिनका जो पसंदीदा विषय होता है वो उनके लिए बेहतर होता है। लेकिन ज्योग्राफी और इंग्लिश जैसे विषय से परस्नातक थी। वही सलीम जो था कक्षा 5 पास था, सोचिएगा आप लोग। और इनके मोह माया में पड़ के ये इतना घिनौना कृत्य पर उतर आई थी कि इनके शादी के लिए अपने परिवार को मनाना चाहिए। 60 में हम कुछ बता देते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहिए, लेकिन परिवार ने नहीं माना। तो ये क्या कि इस सलीम से कह के और 20 यानी जहर मंगाई, और जहर मंगा के सबको चाय में देती है। और चाय में देने के साथ जब सब लोग एक तरह से अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं, अचेत क्या हो, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से सलीम को बुलाती है। सलीम कुढ़ाई लेकर आता है। शबनम सबके सर के बाल को पकड़ती है और टाइट करती है ताकि गर्दन टाइट रहे। और सलीम बारी बारी से उस परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। जब हत्या करके वापस वो चला जाता है, तब उसके बाद से शबनम की एक भाई का लड़का था, 11 माह का मात्र था। और शबनम ने क्या करती है, फिर सलीम को फोन करती है, और सलीम कहता है हम अब फिर दोबारा नहीं आएंगे, आप ही उसको मार डालो। तो शबनम तब तक उस अबोध बालक को, दूध मुहे बच्चे को तब तक गला दबाती है जब तक उसका सांस अटक नहीं, यानी खत्म नहीं हो जाता। तो प्यारे साथियों, ऐसा घिनौना हरकत निश्चित है कि हर एक इंसान तो इंसान है, जानवरों में प्यार उमड़ता है। लेकिन एक रिश्ते के लिए अनेक रिश्ते को कुर्बान करना कहीं से भी बेहतर नहीं है। माता पिता से बेहतर कोई नहीं है। कहा जाए तो अगर भगवान से भी बड़े कोई है तो माता पिता ही है। तो ऐसा ना कोई कृत्य किया जाए, ऐसा ना कोई कार्य किया जाए कि हमारे परिवार को कोई गलत कमेंटबाजी करे, हमारे परिवार पर किसी प्रकार का दाग धब्बा लगे। नहीं समाज में हम कहीं से भी ऐसे पेश आ जाएं कि समाज हमें बुरी नजरों से देखे। तो ये वैसा गलत कार्य हुआ था उस समय, जो पूरे एक तरह से कहा जाए तो पूरे प्रदेश का, देश में खलबली मच गई थी। और एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। उसमें मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी ने दयालुता दिखाते हुए शुरुआत में मैटर को नहीं समझा प्रशासन, और मायावती जी ने दयालुता दिखाते हुए इस परिवार में जाती हैं, इसके गांव में जाती है और 5 लाख की मदद की कोशिश करती हैं। लेकिन एक इंस्पेक्टर की सोची समझी, एक तरह से कहा जाए उनकी बहादुरी कहा जाए, अच्छी सोच कहा जाए, कि वो तुरंत वो 5 लाख रुपए देने से किसी तरह मायावती को मना लेते हैं, कि मना करा दिया देते हैं कि अभी केस को जारी रखा जाए, कुछ और बातें निकल के आएगी, हमें शंका है। और वही हुआ कि उसमें मुख्य आरोपी शबनम और सलीम ही निकले। प्रणब मुखर्जी के इसलिए ये बता रहे हैं, इस केस से इसका संबंध है। ये प्रणब मुखर्जी हमारे देश के एक तरह से कहा जाए अब तक के सबकी अपने अपने मापक की एक कहा जाए तो
मापक की एक शक्ति है, चाहे जो भी है, सबके अपने अपने पसंदीदा अभिनेता है, नेता हैं या खिलाड़ी हैं, जो भी है। तो हमारे देखने में अब तक के बेहतर से बेहतर अगर कोई राष्ट्रपति हुए तो प्रणब मुखर्जी हुए। और प्रणब दा के सामने भी एक केस आया, यानी सब ये दोनों ने मिलके क्या किया, तो क्षमा दया याचिका दायर किए। किसके पास? प्रणब मुखर्जी के पास, ठीक है ना। किसके पास? तो राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी के पास। और प्रणब जी ने क्या किया, यानी कि दया याचिका, क्या था? दया याचिका। और प्रणब जी ने दया याचिका को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, यानी दया याचिका को अस्वीकार कर दिया। दया याचिका को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और दया याचिका वापस हो गई। दया याचिका जब वापस हो गई तो फिर ये लोग कह रहे थे कि हमें फांसी की सजा ना हो, मृत्युदंड ना हो, क्या हो, तो आजीवन कारावास में चेंज कर दिया जाए। तो इन दोनों ने फिर क्या किया? इन दोनों ने प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने, किसके सामने? तो गवर्नर के सामने फिर ये लोग दया याचिका दायर किए। क्यों? तो ये प्रावधान है कि एक बार राष्ट्रपति महोदय अगर दया याचिका खारिज कर देते हैं तो दोबारा वो अपराधी राष्ट्रपति महोदय के सामने डायरेक्ट दया याचिका दायर नहीं कर सकता। तो किस दया याचिका दायर करेगा तो किसके? तो अपने राज्य सरकार के माध्यम से करेगा, वो भी गवर्नर। तो एक गवर्नर ने दया याचिका लेकर और प्रदेश सरकार के पास ट्रांसफर कर दिए। और प्रदेश सरकार आज भी विचाराधीन में रखा है, यानी इस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति अगर प्राप्त ना होती तो अब तक उनको क्या हो गया होता? सर्वोच्च न्यायालय मृत्यु दंड दे दिया था, मृत्यु दंड हो गया होता। लेकिन एक कारण था कि दया याचिका की इनको शक्तियां प्राप्त है, यानी दया याचिका दायर किया जा सकता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने दया याचिका तो खारिज कर दिया, बोल दिया कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी की ही सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड ही होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। और जब खारिज की तो ये फिर उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने वो दया याचिका दायर कर दी। और गवर्नर ने प्रदेश सरकार को ये रिपोर्ट दे दी है, ट्रांसफर कर दिए कि इस पर देखिए अगर विचार करने लायक है तो करिए, वरना तो आज भी इस पर कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया है और वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। अभी रामनाथ कोविंद थे तो इनके शबनम के एक लड़का है, वो शबनम का लड़का रामनाथ कोविंद को चाचा कह के संबोधन किया कि चाचा जी हमारे माँ को बचा लीजिए। तो कहीं ना कहीं अब जो भी हो देखिए क्या होता है। तो ये अनुच्छेद 72, ठीक है। अनुच्छेद 72 के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 72 के बाद है क्या। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो संसद में भी आप लोग पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद में भी बताया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति में भी बता देते हैं। ये अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 में होता क्या है, तो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को विघटन कर सकते हैं, यानी भंग कर सकते हैं। लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करेंगे, कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। किसके सलाह पर करेंगे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। किसके सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। याद रखेगा, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन सलाह होना जरूरी है। किसका? तो प्रधानमंत्री का। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। वो अनुच्छेद है क्या? तो अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 में है क्या? तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक। क्या है? संयुक्त
अधिवेशन की बैठक। संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत बुलाएंगे? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएंगे। अब ये संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती क्या है, तो इस पर थोड़ा विचार किया जाए। संयुक्त अधिवेशन की बैठक क्यों की जाती है, कारण क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, यही हम लोग को जानना है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, बैठक को, संयुक्त अधिवेशन की बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। और एक किसके सलाह पर बुलाते हैं? तो मंत्री परिषद के सलाह पर बुलाते हैं। मंत्री परिषद की सलाह पर बुलाते हैं। किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर। ठीक है ना? किस कंडीशन में बुलाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई साधारण विधेयक आया हो, कोई साधारण विधेयक आया हो और एक सदन को पास कर गया हो, दूसरे सदन में पास नहीं हो रहा हो और वो देश हित में पास करना अनिवार्य हो, तब वहां जाकर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह करती है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुला देते हैं। तो ये बैठक कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब संसद सत्र चल रहा हो। ठीक है ना? क्या हो रहा हो? संसद सत्र चल रहा हो। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं, एक क्या है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और इनकी सत्रें चल रही है। इनकी सत्र क्या चल रही है? ये समझिए सदस्य हैं। इनकी सत्रें चल रही हो, एक सदन पास कर दे रहा हो, कोई विधेयक यानी साधारण विधेयक आया है, एक सदन पास कर दिया हो और दूसरा सदन पास नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में मंत्री, अगर वो देश हित में पास होना अनिवार्य है तो मंत्री परिषद, कौन? मंत्री परिषद सलाह करेगी। किसे? तो राष्ट्रपति महोदय को सलाह करेगी। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए, संसद का सत्र तो चल रहा है, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन की क्या करेंगे? बैठक को बुलाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत बुलाएंगे? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएंगे। जब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये बैठकें होती कहाँ है? ये बैठकें होती कहाँ है? तो ये बैठकें एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है। बैठकें कहाँ होती है? तो एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सेंट्रल हॉल। उस सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं, जैसे ए लोकसभा, ए राज्यसभा। ये तभी अधिकांशतः तभी होता है जब मंत्रिपरिषद कोई विधेयक ला रही है। मंत्रिपरिषद कोई विधेयक ला रही है तो निश्चित है मंत्रिपरिषद विधेयक लाती है तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो और लोकसभा में जिनका बहुमत होता है उन्हीं का मंत्रिपरिषद होता है। तो व्यवहारता यही आशा किया जाता है कि मंत्रिपरिषद कोई विधेयक लाएगी तो कहां लाएगी? तो लोकसभा में ही लाएगी। ठीक है ना? तो लोकसभा में लाती है तो लोकसभा में पास करा लेती है, लेकिन राज्यसभा उसमें अड़ंगा लगा देता है, पास नहीं हो पाता है और वो देश हित में पास होना अनिवार्य है। तो तुरंत संयुक्त अधिवेशन की बैठक की व्यवस्था होती है और संयुक्त अधिवेशन की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है तो इन दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो यहाँ नहीं बैठते हैं। अब दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बैठक में वो सदस्य कहाँ आके बैठते हैं? तो ध्यान दीजिएगा,
और वो सदस्य सेंट्रल हॉल में आकर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? वो सदस्य कहाँ आके बैठ रहे हैं? तो सेंट्रल हॉल में बैठ रहे हैं। ठीक है, अब सेंट्रल हॉल में जब बैठते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां इनकी संख्या, वोट वही करता है जो निर्वाचित होता है। तो यहाँ निर्वाचित, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो 233 है। यानी कि वर्तमान कंडीशन, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, लेकिन वही राज्यसभा में 233 है। जो वर्तमान में सदस्य रहते हैं, वैसे तो अभी हम बोल दिए हैं कि लोकसभा में अधिकतम और राज्यसभा में, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या यानी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 है और राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ वर्तमान की बात किया जा रहा है, तो वर्तमान में लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233। ये दोनों इकट्ठा हो गए कहाँ? सेंट्रल हॉल में। और जब सेंट्रल हॉल में दोनों इकट्ठा हो गए तो इसमें से जितना उपस्थित होते हैं उसके में अब वोट पड़ता है उस विधेयक पर सम्मिलित रूप से। और जब सम्मिलित रूप से वोट पड़ता है तो अगर आधे से अधिक सदस्यों द्वारा वो विधेयक पास हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन द्वारा जो विधेयक लाया गया, यानी वो पास करने के लिए जो विधेयक लाया गया है वो पास समझा जाएगा आधे से अधिक सदस्यों द्वारा। तो याद रखिएगा, अकेला 543 लोकसभा में, निश्चित है कि सारे सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं होगा, कुछ विपक्ष का होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ सत्ता पक्ष का होगा। दोनों मिला के अगर हम 543 और 233 में मान लेते हैं सब सदस्य क्या होते हैं? सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। अगर 700 सदस्य भी सम्मिलित हो रहे हैं तो 700 का आधे से अधिक कितना हो जाएगा? तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? तो 350। 350 प्लस जो ही सदस्य उसके पक्ष में आ जाएंगे तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक में जो प्रस्ताव आया है वो पास समझा जाएगा। वो क्या समझा जाएगा? पास समझा जाएगा। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक भारतीय संसद के इतिहास में हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार इसकी मतलब एक तरह से नौबत आ चुकी है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ राज्यसभा सभापति अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में कौन अध्यक्षता करेगा? तो इसके जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ही अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा के उप सभापति अध्यक्षता करते हैं। अब वहां सभापति अध्यक्षता नहीं करेंगे। यानी 3 कंडीशन तक चलता है। प्रथम कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, वो अनुपस्थित रहेंगे तो लोकसभा उपाध्यक्ष अनुपस्थित अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के उप सभापति अध्यक्षता करते हैं। अब यही रहा आज के वीडियो, आज का क्लास यही रहा। आज के क्लास में बस इतना ही तक, यानी अनुच्छेद 108 तक हम लोग पढ़ते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे वाले जो भी राष्ट्रपति से संबंधित है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा, तो हम चाहेंगे कि अगर क्लास आप लोगों को बेहतर लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब के लिए थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, और वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक लाइक भी किया करिए।